गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पाठ 14 कक्षा 10 का लेसन ऊर्जा के स्रोत का सब टॉपिक पवन ऊर्जा पढ़ाने जा रही हूँ। पवन ऊर्जा आपको पता है कि सूर्य का जो विकिरण है उसके द्वारा भूखंड और जलाशयों में के असमान तप्त होने के कारण वायु में गति उत्पन्न हो जाती है और बहती हुई हवा को क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं। जब पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्य करने में किया जाए तो हम उसे पवन ऊर्जा बोलते हैं। पवनों की गतिज ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है कार्य करने के लिए और उसके लिए पवन चक्की यूज की जाती हैं। तो पवन चक्की क्या होती है? पवन चक्की ऐसी होती है बेटा, ये है पवन चक्की। उसमें एक दृढ़ जो आधार है उस पर पंखे की तरह 3 ब्लेड लगे होते हैं जो घूमते हैं, घूर्णन गति यूज करते हैं हम इसकी। पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्य, पहले जो पुरानी शताब्दी में पवन चक्कियों का प्रयोग यांत्रिक कार्य करने में किया जाता था। जैसे पवन चक्की का प्रयोग क्या किया जाता था? जल पंप में किया जाता था। जल पंप क्या था? पानी को ऊपर उठाने वाला पंप। इस पवन चक्की की जो ये पवन चक्की है इसकी पंखुड़ियों की घूर्णन गति का उपयोग कुओं से जल खींचने के लिए किया जाता था। पहले इनका प्रयोग जल पंप में कुओं से जल खींचने के लिए किया जाता था। आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग किसमें करते हैं? विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है इन पवन चक्कियों का प्रयोग। इसके पवन चक्की होती कैसी हैं? पवन चक्की की संरचना किसी ऐसे विशाल विद्युत पंखे के समान होती है जिसे किसी दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया गया हो। ये एक दृढ़ आधार है, उस पर 3 जैसे पंखे की 3 पंखुड़ी होती है ना, ऐसे लगा देते हैं, इसे पवन चक्की बोलते हैं। पवन चक्की की घूर्णन गति का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए विद्युत जनरेटर के टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। जो पवन चक्की है ना, इसकी घूर्णन गति का प्रयोग विद्युत जनरेटर के टरबाइन घुमाने के लिए किया जाता है। किसी एकल पवन चक्की का से जो बिजली मिलती है, जो विद्युत मिलती है, बहुत कम मात्रा में होती है। इसीलिए क्या करते हैं, विशाल क्षेत्र में बहुत सारी पवन चक्की लगा देते हैं और उसे ऊर्जा फार्म बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पवन ऊर्जा फार्म। उस पवन ऊर्जा फार्म से हमें जो इकट्ठी होकर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसका प्रयोग हम व्यावसायिक स्तर पर कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा मात्रा में हमें ऊर्जा मिलती है। जो डेनमार्क है उसे पवनों का देश बोलते हैं क्योंकि डेनमार्क में उनकी जो ज़रूरत है बिजली की, उसमें से 25% जो उनकी विद्युत की ज़रूरत है ना, वो इस पवन ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। पवन ऊर्जा फार्म है जो उनके 25% बिजली की खपत वो पूरा कर देते हैं। और हमारे देश में इसका प्रयोग बहुत कम होता है क्योंकि ऐसे स्थान कम हैं जहाँ पर हमेशा पवन चलती रहती हो। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप विशालतम पवन ऊर्जा फार्म है जो 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। जो पवन ऊर्जा के फायदे क्या हैं? पवन ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। कैसा स्रोत है? नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत। बार बार हमें मिलता रहेगा पवन, पता है तुम्हें, हवा तो कभी ख़त्म नहीं होती। यह पर्यावरण हितैषी है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। इसके अलावा विद्युत उत्पादन के बार बार धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं, तो विद्युत उत्पादन के लिए हमें फिर बार बार धन खर्च नहीं करना पड़ता। पवन ऊर्जा को उपयोग करने की कुछ सीमाएं भी है। पहली सीमा यह है कि पवन ऊर्जा केवल उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है जहाँ वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र हवा बहती हो। पूरे साल बहुत तीव्र हवा बहनी चाहिए वहाँ, ताकि टरबाइन की आवश्यक चाल बनाई रह सके। इसके लिए हमें हवा की चाल क्या चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा। इसके साथ ही हमें कुछ ऐसे संचायक सेल भी चाहिए जो इस पवन ऊर्जा को पकड़ के रखे, जिस दिन जब पवन ना चल रही हो तो उस समय वो यूज हो जाए। और इन ऊर्जा फार्मों को स्थापित करने के लिए विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है। हमें लंबा चौड़ा एरिया चाहिए। 1 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने के लिए 2 हेक्टेयर भूमि की जरूरत पड़ती है। एक पवन ऊर्जा जो पवन चक्की है, पवन चक्की का दृढ़ आधार और पंखुड़ियाँ वायुमंडल में खुले स्थान पर होती हैं, तो वहाँ पर उन्हें अंधड़, चक्रवात, धूप, वर्षा आदि को सहन करना पड़ता है। तो उच्च स्तर का रख रखाव भी चाहिए। तो ये इसकी कमियाँ हैं, कुछ इसकी कमियाँ हैं, कुछ फ़ायदे हैं। नवीनीकरण स्रोत है, पर्यावरण हितैषी है, लेकिन ऐसी जगह पर लगाया जा सकता है जहाँ 15 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा स्पीड से पवन चलती हो। एक लंबा चौड़ा विशाल भूखंड चाहिए इसको लगाने के लिए। दूसरा, ये पवन चक्कियों के जो पंखुड़ियाँ हैं खुले में होने के कारण इन्हें उच्च स्तर के रख रखाव की आवश्यकता होती है। अब हम कुछ ऐसे वैकल्पिक और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे जो पहले यूज नहीं किए जाते थे, आजकल यूज किए जाते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे जो प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही हमारी ऊर्जा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमारी जीवन शैली में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। हमारे कार्य करने की
क्षमता भी कम हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम मशीनों का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, हम वैकल्पिक और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत ढूंढेंगे। जैसे हमारी ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, तो हमारे ऊर्जा के स्रोतों की हमारी आवश्यकता भी बढ़ रही है कि हम नए नए ऊर्जा के स्रोत ढूंढें। इन ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज करते हुए हमें साथ साथ अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर कर नई युक्तियाँ भी विकसित करनी पड़ रही है, ताकि हम उन युक्तियों के द्वारा उन ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग कर सकें। अब सबसे पहले गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत या वैकल्पिक जो स्रोत है वह है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का अब तक बहुत कम प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह बहुत मात्रा में हमें सौर ऊर्जा तो में लगातार मिलने वाली ऊर्जा है। सूर्य तो लगातार हमें ऊष्मा देता रहता है, ऊर्जा देता रहता है, तो उसका प्रयोग करके करें हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में तो अच्छा रहेगा ना, अपना खाना पकाने में। जो सूर्य है पिछले 5 करोड़ वर्ष से लगातार हमें विशाल मात्रा में ऊर्जा दे रहा है और आगे भी भविष्य में 5 करोड़ वर्षों तक ऊर्जा देता रहेगा। लेकिन केवल बहुत ही कम मात्रा धरती तक इसकी पहुंचती है, कुछ वायुमंडल की परतों में अवशोषित कर ली जाती है और केवल एक लघु भाग ही पृथ्वी के वायुमंडल में से होता हुआ धरती तक पहुंचता है। जो धरती तक पहुंचता है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं खाना बनाने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। जो सबसे पहला इन्होंने दिखाया हुआ है, क्या दिखाया है, सौर कुकर दिखाया हुआ है। सौर कुकर क्या है, एक ऐसा उपकरण है जो भोजन पकाने के काम आता है। इस सौर कुकर में पहले काले रंग का पेंट कर दिया जाता है। काला पेंट, जो काले रंग का जो पेंट होता है, काला रंग है, सूर्य की ऊष्मा को ज़्यादा मात्रा में अवशोषित करता है, इसलिए इस पर काला पेंट किया जाता है। और इसके ऊपर एक गिलास की प्लेट लगा दी जाती है। तुमने पौधा घर प्रभाव के बारे में पढ़ा होगा। पौधा घर प्रभाव हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको, कि एक बार इसमें सूर्य की गर्मी अंदर चली जाए तो वो बाहर नहीं आए, इसलिए इस पर गिलास की एक शीट लगा देते हैं। और जो इसका ढक्कन होता है उस पर अवतल दर्पण लगाया जाता है। अवतल दर्पण क्या है, अभिसारी होता है। इस पर जो सूर्य की किरणें आती हैं वो एक पॉइंट पर सारी इकट्ठी हो जाती हैं, तो इससे इसका टेम्परेचर, इसका तापमान बढ़ जाता है और हमारा खाना पक जाता है। लेकिन सौर कुकर को यूज करते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर बारिश है किसी दिन या बादल छाए हुए हैं तो हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। हम इसे कुछ निश्चित दिन के निश्चित समय में ही यूज कर सकते हैं। एक तो दिन में यूज कर सकते हैं और कुछ निश्चित समय के लिए ही, क्योंकि जब सूर्य की गर्मी तेज पड़ रही हो, जब सूर्य की विकिरणें तेज आ रही हो, तो सौर ऊर्जा के उपयोग की इस कमी से हम पार पा सकते हैं। कैसे पार पाएंगे, सौर सेलों का प्रयोग कर लेंगे। इसकी जगह हम सौर सेल यूज कर लें तो हम सौर ऊर्जा को आसानी से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। सौर सेल का प्रयोग सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। एक जो सौर सेल होता है वो 0.5 से 1.0 वोल्ट तक विकसित करता है और 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न करता है। तो फिर क्या करेंगे, जब एक सेल तो केवल इतनी सी थोड़ी सी हमें विद्युत दे रहा है, तो हम बहुत सारे सेलों को इकट्ठा कर लेंगे, उन सेलों को संयोजित कर लेंगे। इस व्यवस्था को सौर पैनल कहते हैं। जो चित्र में दिखाया गया आपको, ये चित्र है, ये सौर पैनल का चित्र है। इसमें देखो बहुत सारे सेल इसमें लगे हुए हैं और उनको एक टेढ़े पैनल पे लगा दिए, इसे सौर पैनल कहते हैं। एक सौर पैनल यूज करने का फ़ायदा ये है कि इसमें कोई गतिमान पुर्जा नहीं है, तो इसका रख रखाव कम करना पड़ता है। इसमें कोई फोक्सन युक्ति नहीं लगानी पड़ती, जैसे उसमें हमने अवतल दर्पण लगाया था, लेकिन इसमें कोई ऐसा दर्पण लगाने की जरूरत नहीं है। सौर सेल का उपयोग करने का फ़ायदा ये है कि इसे सुदूर और अगम्य स्थानों पर भी लगाया जा सकता है। ऐसे स्थानों पर जहाँ जाना मुश्किल हो, जहाँ पहुँचना मुश्किल हो, और ऐसे छितरे बसे हुए क्षेत्रों में लगाया जा सकता है जहाँ शक्ति संचरण के लिए केबल बिछानी मुश्किल हो, जहाँ पर तार बिछाने मुश्किल हो ना बिजली के, तो वहाँ पर आसानी से लगाया जा सकता है। यह खर्चीला तो है, अत्यंत खर्चीला और व्यापारिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। सौर सेल बनाने के लिए जो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है वो प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, परंतु सौर सेलों को बनाने के लिए विशिष्ट श्रेणी का एक विशिष्ट श्रेणी का सिलिकॉन उपयोग होता है जो कम मात्रा में है हमारे देश में। सौर सेलों के उत्पादन के बाद इन सौर सेलों को आपस में समायोजित करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए चांदी का उपयोग होता है। जब चांदी लगेगी तो इसका लागत बढ़ जाएगी। लागत बढ़ जाने के कारण ये महंगा हो जाता है। ये उच्च लागत तथा कम दक्षता होने पर भी सौर सेलों का उपयोग
बहुत से वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुप्रयोग में किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रहों में, अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों में भी सौर सेलों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रेडियो, बेतार संचरण तंत्र, सुदूर क्षेत्र के टीवी रिले केंद्र, इन सभी में किसका प्रयोग होता है? सोलर सेलों का। खिलौनों में, सिग्नलों में, इन कैलकुलेटर जिनको प्रीकल्को कहते हैं, इसमें भी सौर सेलों का प्रयोग होता है। सोलर सेल पैनल विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई अनंत छतों पर लगाया जाता है। जो सोलर सेल पैनल है वो थोड़े तिरछी छतों पर लगाया जाता है ताकि इन पर अधिक से अधिक सौर ऊर्जा आपतित हो सके। तो सौर सेलों का घरेलू उपयोग अभी तक सीमित है क्योंकि ये थोड़े महंगे पड़ते हैं। अब है समुद्र से ऊर्जा। ये भी गैर परंपरागत स्रोत है। हम इसका कम से कम प्रयोग ही करते हैं। अभी तो इंडिया में तो है ही नहीं, ऑलमोस्ट समुद्र से हम ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं ऐसा नहीं, बहुत ही कम है। सबसे पहले समुद्र से 3 प्रकार की ऊर्जा मिलती है: ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। जो ज्वारीय ऊर्जा है, तुम्हें पता है, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा का गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागर का जल स्तर चढ़ता व गिरता रहता है। चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण जो सागर का जल चढ़ता व गिरता है उसे क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा। समुद्र में जल का स्तर दिन में आप ध्यान से देख सकते हो कि किस तरह से परिवर्तित होता रहता है जो समुद्र के पास रहते हैं। और जो जल के स्तर को चढ़ने व गिरने को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा में जल के स्तर को चढ़ने और गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा मिलती है। इस ज्वारीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए हमें सागर के संकीर्ण क्षेत्र ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पर सागर थोड़ा भीड़ा है। थोड़ा संकीर्ण क्षेत्र पर हम क्या करेंगे? बांध का निर्माण करते हैं। जब इस ज्वार भाटा की ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है, फिर उस ऊर्जा से टरबाइन चलाए जाते हैं और टरबाइन से विद्युत पैदा की जाती है। अब हमें मेन इसमें क्या है कि हमें बांध का निर्माण करना पड़ेगा एक, तो दूसरा ऐसा इलाका देखना पड़ेगा जहाँ पर संकीर्ण क्षेत्र हो सागर का, वहीं पर इस तरह का बांध बनाया जा सकता है। तो ज्वारीय ऊर्जा को पकड़ना, कैप्चर करना, उसका दोहन करना मुश्किल है। सेकंड है तरंग ऊर्जा। समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। महासागरों के पृष्ठ पर आर पार बहने वाली प्रबल पवन तरंगे उत्पन्न करती हैं। ये तरंग ऊर्जा वहीं पर व्यवहारिक है जहाँ पर हमेशा तरंगे प्रबल हो। इसका एक बैड इफेक्ट, एक लिमिटेशन ये है कि वहाँ पर हमेशा तरंग बहुत प्रबल होनी चाहिए। तरंग तभी प्रबल होंगी जहाँ पर तेज हवाएं बहेंगी। हवा बहेंगी तो ये तरंगे उठेंगी। तरंग ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए विशेष प्रकार की युक्तियाँ भी चाहिए, तो ताकि उससे टरबाइन को घुमा सके उस तरंग ऊर्जा से और विद्युत उत्पन्न कर सके। तीसरा है महासागरीय तापीय ऊर्जा। समुद्र तथा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है, तो उसके ऊपर का सतह का पानी तो गर्म हो जाता है, जबकि उसके अंदर जो जल है वो ठंडा होता है। समुद्र की जो सतह है, ऊपर जल गर्म है और नीचे अंदर ठंडा। इस ताप के अंतर का प्रयोग किया जाता है तापीय ऊर्जा में। इस तापीय ऊर्जा के लिए उस तापीय ऊर्जा रूपांतर विद्युत संयंत्रों में महासागरीय तापीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, जिसे ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट बोलते हैं। ये ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन जो प्लांट है उसका प्रयोग किस में करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में, विद्युत पैदा करने में। और तभी कर सकते हैं इसको जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा उसकी गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस का अगर तापमान में अंतर होगा तो ये ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट उसका यूज कर सकेंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सके। पृष्ठ के जो समुद्र के पृष्ठ का जल है उसका प्रयोग करा जाता है ताकि अमोनिया गैस को वाष्पशील द्रव में, उस जो अमोनिया गैस है उसको उबाल कर उसके वाष्प बनाए जा सके। फिर उन वाष्पों से टरबाइन घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। महासागर की गहराइयों से फिर ठंडा जल लाकर अमोनिया को दोबारा ठंडा करके किस में बदल देते हैं? लिक्विड अमोनिया में। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। महासागर की ऊर्जा की क्षमता अति विशाल है। महासागर से देखो कितनी तरह की ऊर्जा मिल रही है: ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। परंतु इनकी दक्षतापूर्वक व्यवहारिक दोहन करना मुश्किल है। ताकि हम इसे ज़्यादा मात्रा में यूज कर सकें, यह काफ़ी मुश्किल काम है, इसलिए महासागरीय ऊर्जा को कम यूज किया जाता है। आज आपको इतना ही पढ़ना है बेटा। इसको अच्छी तरह से रीड करके अपने नोट्स बना लेना।